अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनरल नॉलेज के बेस्ट 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आप सभी देखिए, इसे सुनिए और देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। टेस्ट सीरीज की कड़ी में ये 12 नंबर का सीरीज है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद 50 क्वेश्चंस आंसर्स के साथ MCQs के फॉर्म में आपके सामने लाए गए हैं। आप सभी जरूर इसको देखकर, सुनकर, पढ़कर लाभान्वित होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते रहते हैं महामना एजुकेशन हब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूं। आपको बता दूं कि BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जामिया मिलिया, AMU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी एस्पिरेंट्स के लिए और उसी के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग हड़प्पा गोज टू द फॉलोइंग: दयाराम साहनी, RD बनर्जी, SR राव और RS बिस्ट। हड़प्पा की खोज किसने की थी? इनमें से ये क्रेडिट किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर आप फटाफट गेस कीजिए। मैं आपको उत्तर बता देता हूं, 1 2 3 4। द आंसर इज दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने साल 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे। ऑलराइट, दयाराम साहनी इज द राइट आंसर ओवर हियर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकंड क्वेश्चन सेज कि द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द ऑप्शंस आर गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा, पूर्वोत्तर स्थित हिस्सा जिसका नाम है आलमगीरपुर, वो एट प्रेजेंट कौन से स्टेट में है या स्थित है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है या राजस्थान में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट गेस कीजिए, बताइए और मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर ओवर हेयर। और ये उत्तर प्रदेश के हिंडन के आसपास स्थित है। हिंडन जो कि अब एक एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, वहां पर एयरफोर्स स्टेशन भी है हिंडन में, और कुछ हिस्सा इसका मेरठ तक भी मिलता है। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी, जो कि वेस्टर्न यूपी में आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द मदर्स नेम ऑफ महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतमी, महामाया, यशोधरा या फिर सुजाता? तो इसका सही उत्तर क्या है, बताइए मुझे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज महामाया। कहीं कहीं आपको माया भी लिखा मिलेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो महामाया इज द राइट आंसर ओवर हेयर। ऑलराइट, तो महात्मा बुद्ध भगवान महावीर से जुड़े उनके जीवन के सारे तथ्य याद करने बहुत जरूरी हैं। ये किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कक्षा 6 से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन इन द बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इनसे पूछे जाते हैं। जरूर इनके जीवन काल से जुड़ी सारी घटनाएं, सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स को याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण, दैट इज डेथ? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, जिसको कि मृत्यु बोलते हैं, जो कि कुशीनगर में हुआ था, उसका सिंबल क्या है? लोटस यानी कि कमल, हॉर्स यानी कि घोड़ा, व्हील यानी कि पहिया या फिर स्तूपा? ऑलराइट, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें बताइए कि बुद्धास के महापरिनिर्वाण का सिंबल क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्तूपा। इसी के साथ साथ आपको और भी चीजें बताता हूं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 5 चीजों के सिंबल मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले बर्थ, जब उनका बर्थ हुआ तो बर्थ का उनका सिंबल है लोटस या बुल। लोटस यानी कि कमल या बुल यानी कि सांड। और इसके बाद फिर महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है जब वो अपने घर से बाहर चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। ऑलराइट, जब डिपार्चर फ्रॉम होम हुआ था तो उसका सिंबल है हॉर्स यानी कि घोड़ा। इसके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, निर्वाणा जिसको बोलते हैं, एनलाइटनमेंट, जो कि बोध गया में हुआ, उसका सिंबल है आपको बोधि ट्री। बोधि ट्री जो कि बोध गया में स्थित है। इसके बाद फर्स्ट सरमन, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में अपने 5 भिक्षुओं को, तो उसका सिंबल है विल, मतलब कि चक्रा। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखिएगा। और जब उनकी मृत्यु हुई महापरिनिर्वाणा 80 वर्ष की पकी हुई अवस्था में कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है,
तो उसका सिंबल है स्तूपा। इन पांचों चीजों को जो भी हमने बताया आपको उसे कृपया करके नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मतलब ज्यादा जल्दी बोल गया तो कृपया करके पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाकर सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, द प्लेस फेमस फॉर बुद्धाज एनलाइटनमेंट इज नोन एज बोध गया, सिचुएटेड ऑन द रिवर। महात्मा बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, वो शहर कौन से नदी के किनारे बसा है? गंगा, निरंजना, कोसी या पुनपुन? तो इसका सही उत्तर है निरंजना। कहीं कहीं आपको फल्गु भी लिखा मिलेगा, बट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस रिवर इज निरंजना। ऑलराइट, फल्गु भी अगर होगा, फल्गु और निरंजना दोनों ऑप्शंस में होंगे तब तो निरंजना होगा, अदरवाइज निरंजना नहीं लिखा होगा, फल्गु ऑप्शन में होगा तो फल्गु आप सही कर सकते हैं। ऑलराइट, कई जगह मिलता है, बट एग्जैक्ट नेम इज निरंजना। बोध गया, गया फल्गु नदी के किनारे है, बट निरंजना इज बोध गया वाले पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अष्टांगिका 8-fold path is related to whom? बुद्धा, महावीरा, पतंजलि, द्रोणाचार्य। अष्टांगिका किससे रिलेटेड है? तो इसका सही उत्तर है बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, या इवन बुद्धिज्म, जितने भी बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि राइट डायरेक्शन, राइट स्पीच, राइट पाथ, राइट लाइवलीहुड, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके 8 चीजों से बना है जिसको कि अष्टांगिका या 8-fold पाथ बोलते हैं, जो कि बुद्धिज्म में बताया गया है और बुद्धिस्ट लोग इसे फॉलो भी करते हैं। आगे चलते हैं। द 7th क्वेश्चन, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा या कश्मीर। बुद्धिस्ट की काउंसिल भारत में 4 हुई थी और विदेशों में 2 हुई थी, मतलब कुल मिलाकर के 6 हुई थी, लेकिन भारत में 4 हुई थी। उनमें से सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कहां पर होस्ट किया गया था? ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर, इसमें सही उत्तर है आपका वैशाली। ऑलराइट, वैशाली इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने की गति स्लो है तो आप YouTube की मदद से इसको फास्ट कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूं तो उसे स्लो भी कर सकते हैं YouTube की मदद से। 1.5, 1.25 कर लीजिए, 1.2 कर लीजिए, अदरवाइज 0.75 भी कर ले सकते हैं स्लो करके। तो ये सारी चीजें उपलब्ध है। अब थोड़ा सा बता देता हूं कि बाकी के जो 3 काउंसिल थे वो कहां कहां पे हुए थे। सबसे पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था राजगीर में। नोट कीजिए, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा जो कि आज पटना है, और चौथा हुआ था कश्मीर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन जो जैन के 2 काउंसिल हुए थे वो भी याद करने की जरूरत है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूं। हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला जो कि भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला बहुत ही पुराने जमाने की यूनिवर्सिटी थी, बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी थी। उसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्ता, गोपाला, रामपाला या धर्मपाला? तो इसका सही उत्तर है आपका धर्मपाला। धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, उसको बनाया था। और इसको जलाया किसने था ये हमें बता दीजिए। इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने, इसे और नालंदा यूनिवर्सिटी दोनों को जला दिया था। इतना बड़ा एजुकेशन का हब था कि बहुत सारी संख्या में विदेशी लोग यहां पर पढ़ने आते थे। विक्रमशिला एज वेल एज नालंदा। नालंदा तो एक समय की पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, तो इसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की हु वाज द सेकंड तीर्थंकर ऑफ जैन? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभ, महावीर, पार्श्वनाथ या अजितनाथ? तो इसका सही उत्तर है अजितनाथ। अजितनाथ जो थे वो जैन धर्म के दूसरे प्रवर्तक, हिंदी में शायद इसको तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर ही बोलते हैं, प्रवर्तक नहीं, दूसरे तीर्थंकर थे। जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था आदिनाथ, और भगवान महावीर इसके 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 24 के 24 तीर्थंकर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। पहले 5 और लास्ट के 3 देख लीजिएगा। इससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितना एक्सपीरियंस रहा है, जितना रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है या मैं अपना आकलन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हु ऑथर्ड द बुक महाभाष्य? महाभाष्य पुस्तक की रचना किसने की थी? अशोका, कौटिल्य, पतंजलि या फिर नागार्जुन? तो इसका सही उत्तर है पतंजलि।
पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी और इसमें संस्कृत के ग्रामर के बहुत सारे रूल्स संस्कृत ग्रामर के लिखे हुए हैं महाभाष्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द फेमस वर्क ऑफ कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। कालिदास की महत्वपूर्ण रचना जो कि संस्कृत में थी, इनफैक्ट इट वॉज अ प्ले, एक ड्रामा था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स, विलियम हार्वे या फिर मार्क ट्वेन। तो इसका सही उत्तर है आपके लिए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो कि एक जज थे, जब ब्रिटिश का हमारे देश में शासन था तो कोलकाता के कोर्ट में ये जज हुआ करते थे। विलियम जोन्स बहुत ही स्कॉलर इंसान थे और ब्रिटिशर ही थे इनफैक्ट, और इन्होंने ही कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम जो कि प्ले है, ड्रामा है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था पहली बार। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विजयनगरा किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। विजयनगर की स्थापना जो कि साउथ इंडिया में किसने की थी? देवराया फर्स्ट, श्रीनाथ, हरिहर एंड बुक्का और वीरा नरसिम्हा। तो इसका सही उत्तर है हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, इन्होंने ही मिलकर के विजयनगर किंगडम की नींव रखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से, आपने कक्षा 6 या 7 में पढ़ा होगा, जैसा मुझे याद है सीबीएसई बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गोल गुम्बज एट बीजापुर वॉज बिल्ट बाय इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या नन ऑफ दीस। गोल गुम्बज जो कि भारत में सबसे बड़ा गुम्बज है और कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह वॉज द बिल्डर, ही बिल्ट द गोल गुम्बज, इन्होंने बनवाया था। राइट, इसका श्रेय मोहम्मद आदिल शाह को जाता है। गोल गुम्बज, गुम्बज मतलब होता है, जैसे देखिए आप ताजमहल आपने देखा होगा चित्र में, तो जो ऊपर का पोर्शन होता है जो गोल सा आकृति का होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड गुम्बज। ठीक है ना, टुम कहते हैं उसको। टुम मतलब मकबरा भी होता है उसे। तो वो जो है गोल गुम्बज वो सबसे बड़ा है भारत में और पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर का है ये। ठीक है, जिसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 की हु एग्जीक्यूटेड द 9th गुरु ऑफ सिख? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनको किसने मरवाया था या एग्जीक्यूट किया था? इसके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और आलमगीर। इसका सही उत्तर है आपका औरंगजेब, ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट। औरंगजेब दो शाह मुगल काल का सबसे ज्यादा क्रूर अत्याचारी राजा माना जाता था और इन्होंने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था और उन्हीं के नाम पर शीशगंज जो चांदनी चौक में आज गुरुद्वारा है वो स्थित है, आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसीलिए औरंगजेब ने उन्हें मरवा दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि द जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय विच मुगल रूलर? मुगल शासक जिसने जामा मस्जिद बनवाया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका सही उत्तर है शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया और इन्होंने मतलब बिल्डिंग या आर्कियोलॉजिकल उस तरीके से जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो मुगल काल में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बनवाए थे शाहजहां ने और इसीलिए इनके बेटे औरंगजेब ने इनको कैद करके भी रखा था आगरा के किले में, जो कि वहां के ठीक सामने है। कभी आप जाएं आगरा तो आप दर्शन करेंगे, ताजे दीदार करेंगे जब, तो ताजमहल से दिखता है वो बहुत ही प्रॉपरली। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर उन्हें नजरबंद किया गया था शाहजहां को, जहां से वो अपने ताजमहल को देखते थे हर दिन। वहां से एक खिड़की थी जहां से दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांदीपुर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में स्थित है? कर्नाटका, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका। ऑलराइट, कर्नाटका जिसकी राजधानी है बेंगलुरु और ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। बांदीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटका इंपॉर्टेंट है। बनरगट्टा भी है यहीं पर कर्नाटका में, एक बनरगट्टा नेशनल पार्क भी है, वो भी कर्नाटका में ही स्थित है और कई बार उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड? मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलाजिक, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी या फिर पेडिकोर? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पेडोलॉजी
कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को, ठीक है ना। पेडोलॉजी, पेडो मीन्स सॉइल, अलॉजी मीन्स स्टडी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडियाज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत के सीमावर्ती कह सकते हैं या फिर जो बाउंड्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करता है, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 या फिर पार्ट 4। तो भारतीय संविधान के पहले शेड्यूल के पहले अंक और आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है कि भारत की बाउंड्री के बारे में, इसकी सीमा कहां तक है, ये सारी चीजें, यूनियन टेरिटरी एज वेल एज द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ द कंट्री, पार्ट 1 में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये इट सेज कि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे पहले के जमाने में महाराजा धिराज ऐसा टाइटल लगाते थे, विक्रमादित्य, इन सब चीजों को हटा दिया गया है। भारत का संविधान इसे मना करता है। तो कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है ताकि सबके प्रति इक्वलिटी दिखाई दे, सबको समान भाव से देखा जाए। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल कौन सा आर्टिकल इनमें से आपको दर्शाता है? तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ऑलराइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 जो है ये आपका अनटचेबिलिटी को दर्शाता है। ऑलराइट, 14 से 18 इनफैक्ट ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर ये सारे के सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टुक प्लेस इन व्हिच ईयर? 1951, 56, 52 और 54। तो इसका सही उत्तर है पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड इन द ईयर 1951। ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट इन दिस केस। 1951 में पहला संविधान का संशोधन हुआ था पहली बार, तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 21, पंपास ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन। पंपास ग्रासलैंड्स कहां पर स्थित है? अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साउथ अमेरिका। ऑलराइट, साउथ अमेरिका, जैसे वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऊपर की ओर ये है आपका अमेरिका है और यहां पे एक पतली सी ये है और नीचे में आपका साउथ अमेरिका है। और ये साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं सब के सब फुटबॉल में बहुत ही माहिर हैं, बहुत ही जबरदस्त फुटबॉल खेलते हैं। ऑलराइट, और ये साउथ अमेरिका पंपास जो है ये आपका अर्जेंटीना में, खास करके अर्जेंटीना के इलाके में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1988 विच reduced the voting age from 21 to 18 years was 68th Amendment Act, 62nd Amendment Act, 61st Amendment Act और 65th Amendment Act। भारतीय संविधान का संशोधन 1988 में हुआ था जिसमें वोटिंग एज को 21 से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे किया गया था 1988 में, जब वोटिंग राइट को 21 से घटा करके वोटिंग एज को 21 से घटा करके 18 साल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन व्हिच ईयर? इसके ऑप्शंस हैं 2005, 2006, 2004, 2003। इसका सही उत्तर है 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। ऑलराइट, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपके आया था 15 जून को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी हर दिन 4800 से ज्यादा राइट टू आरटीआई लगते हैं। ऑलराइट, हर दिन आरटीआई फाइल किए जाते हैं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। किसी के अगेंस्ट में आपको जरूर जवाब मिलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें ये अधिकार देता है, जो मनमोहन सरकार के कार्यकाल में लाया गया था। बहुत ही अच्छा पहल, बहुत ही अच्छा स्टेप था ये। क्वेश्चन नंबर 24, इट सेज कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया है या लिखा गया है? आर्टिकल 58, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 56 या आर्टिकल 58? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 51A। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया गया है और ये
42nd अमेंडमेंट 1976 में लाया गया था, तब इमरजेंसी लग रहा था उन दिनों भारत में, तो इसको उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई फंडा ही नहीं था। ऑलराइट, तो ये समझ लीजिए, नोट करते चलिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताते चलता हूं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है आपको। कहने को तो ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता हूं उसमें कम से कम आपके 120 से 150 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इट सेज कि ग्रुप कैप्टन इज एन ऑफिसर रैंक इन इंडियन एयरफोर्स विच इज इक्विवेलेंट इन द आर्मी टू लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर और कर्नल। ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स में कमीशन रैंक है ऑफिसर का, वो इंडियन आर्मी में कौन से रैंक के इक्विवेलेंट है, कौन से रैंक के समावर्ती है, हिंदी में शायद कहते हैं समावर्ती। तो इसका सही उत्तर है आपका कर्नल। कर्नल के बराबर में रैंक है ग्रुप कैप्टन, और इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन से जो ठीक नीचे का रैंक होता है कमीशन्ड ऑफिसर का, उसको कहते हैं विंग कमांडर, और उससे ऊपर जाइए ग्रुप कैप्टन से ऊपर तो उसको कहते हैं एयर कोमोडोर। फिर होता है आपका एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल, और कर्नल से ऊपर होता है भारतीय थल सेना में ब्रिगेडियर का रैंक, उससे नीचे का लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑलराइट, उससे नीचे मेजर। ये चीजों को जरूर याद कर लीजिएगा, जो इक्विवेलेंट रैंक्स होते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। इससे भी एक आध सवाल पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खास करके अगर आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो जरूर इस सब चीजों को बिल्कुल जुबान पे रखिएगा, हमेशा बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 सेज कि हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे इनमें से? तो ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑलराइट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, और बड़े फक्र की बात है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने इतने महान लोगों को इस जगह पर आग्रह करके बुलाया था पढ़ाने के लिए। आप समझिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके की जन्म तिथि पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महान पर्सनालिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू। भारत का प्रधानमंत्री अगर रिजाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा? इसका सही उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑलराइट, ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पहली बार प्रेसिडेंट का पद संभाला था। जस्टिस हीरालाल कान्या, जस्टिस के.जे. राव, सीजेआई एम हिदायतुल्ला और जस्टिस रोमापाल। इसका सही उत्तर क्या होगा मुझे बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर होगा आपके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला, जिन्होंने साल 1969 में 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि तब भारत के राष्ट्रपति थे, उनके मरने के बाद, और बीबी गिरी ने जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तब सीजेआई एम हिदायतुल्ला ने पहली बार राष्ट्रपति का पद संभाला था, दोनों की अनुपस्थिति में, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। याद रख लीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड बीइंग अ प्रेसिडेंट एंड बीबी गिरी हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट हु रिजाइंड देन, तब इन्होंने पद संभाला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर हैज नो राइट टू वोट व्हेन ही होल्ड्स द पोस्ट। इनमें से कौन से ऑफिसर के पास वोटिंग राइट तब खत्म हो जाता है जब वो पोस्ट धारण करता है? कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सबसे पहला लॉ ऑफिसर होता है, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब जज होता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का वो जज होना चाहिए उससे पहले।
तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, जिसको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो जब अटॉर्नी जनरल होते हैं तो उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। और प्रेजेंट जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल, जो कि 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु इज ऑल्सो कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर हाउ मच टाइम। कैग, जो कि गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कितने समय के लिए? 5 साल, 4 साल, 6 साल या 7 साल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाक से बताइए हमें। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 6 ईयर्स। 6 साल के लिए अपॉइंट होता है या 65 साल की उम्र तक वो अपॉइंट होते हैं। और प्रेजेंट में आपके जो कैग हैं वो हैं राजीव महर्षि, ऑलराइट, जो कि 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और राजस्थान कैडर से थे 1978 में जब वो आईएएस बने थे। अगला क्वेश्चन है 31, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग राइट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? रशिया, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए। वोटिंग राइट जो है कि 18 साल की उम्र से हम अपना वोट डाल सकते हैं, मत डाल सकते हैं, वो किस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? वो बोरो किया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस एक छोटा सा देश लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि हु हैज गॉट द फाइनल एंड सुप्रीम पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसके पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट में जब बिल पास होता है तो ये डिसाइड करे कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं है? ये डिसाइड करने का पावर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी, विच इज 100% करेक्ट इन दिस केस। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास में ये पावर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ कि एडवोकेट जनरल इन द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। जिस तरीके से सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास एडवोकेट जनरल होता है, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से। तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है आपके लिए गवर्नर, ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट इन दिस केस। और उसके लिए भी यह जरूरी है कि वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है एडवोकेट जनरल के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आ गए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 251, 238, 250 या फिर 252? तो इसका सही उत्तर है 250। वैसे अधिकतम 250 हो सकती है, इसे 2026 तक बढ़ाया नहीं जा सकता, आपको बता दूं। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है सदस्य जो हैं वो सब हैं 245 से 245, जिसमें कि 233 वोट से चुने जाते हैं और 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनते हैं, ऑलराइट। वो डिफरेंट फील्ड में अपने महान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? 18 साल, 21 साल, 25 साल या फिर 35 साल? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए हमें। इसका सही उत्तर है वो मिनिमम 21 साल के होने चाहिए ग्राम पंचायत के मेंबर होने के लिए, ऑलराइट। यानी कि मुखिया बन सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 2 अक्टूबर 1959 फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान, इन विच डिस्ट्रिक्ट? पहली बार पंचायती राज राजस्थान में लागू किया गया था 1959 में, तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। तो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाया गया था? तो ऑप्शंस हैं झुंझुनू, अजमेर, नागौर और बीकानेर। इसका सही उत्तर क्या होगा हमें बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ये चीज किया गया था पंचायती राज। और द सेकेंड स्टेट वॉज आंध्र प्रदेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और थर्ड वॉज शायद महाराष्ट्र टू एक्वायर पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 37, द हाई कोर्ट बेंच ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड इन देहरादून, मसूरी, नैनीताल और चक्राता। इसका सही उत्तर बताइए। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है आपके लिए नैनीताल। नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट का बेंच है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि हु इज प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? नसीम जदी, अनुराग ठाकुर,
सुनील अरोरा और एस ब्रह्मा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए हमें। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। ऑलराइट, वो 23वें चीफ इलेक्शन कमीशन है हिंदुस्तान के। वो 1980 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं और राजस्थान काडर से वो भी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ की व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? पीपल, नीम, बैंगन या फिर अशोका। देखिए गलती से आप लोग अशोका मत लिख दीजिएगा, गलती से पीपल नहीं लिख दीजिएगा। इसका सही उत्तर है बैनियन ट्री, बैनियन ट्री। बरगद का पेड़ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, वृक्ष है, बैनियन। क्वेश्चन नंबर 48, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1934, 35, 36 या 40? इसका सही उत्तर है 1935। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक जब 1 अप्रैल 1935 में स्थापित किया गया था तो उसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और तब 1937 में वो मुंबई लाया गया था और आज तक मुंबई भी है। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कही जाती है, वित्त राजधानी भी कही जाती है भारत की, ठीक है ना। 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द न्यू सिंबल फॉर रूपी, ऐसा साइन होता है रूपी का आजकल, वॉज डिजाइन बाय, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? अनुज कालिया, उमाशंकर, उदय कुमार और हेमंत बंसल। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, फटाक से बताइए हमें। तो ये एक तरीके का कंपटीशन रखा गया था रूपी डिजाइन करने के लिए, उसका सिंबल क्या होगा। तो उसमें उदय कुमार जो हैं ये आपके IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उदय कुमार, इन्होंने ये कंपटीशन जीत लिया था। रूपी का सिंबल जो आज ये आप देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था। अनुज कालिया जो हैं वो IIT दिल्ली के प्रोडक्ट रह चुके हैं। साल 2013 में ये IIT दिल्ली से गूगल 30 लाख में इनको लेकर के गया था और तब उन्होंने गूगल की नौकरी छोड़ दी थी। वो फिलहाल अभी फ्लोरिडा से PhD कर चुके हैं और आगे मैं उम्मीद लगाता हूं कि वो शायद किसी दिन गूगल के CEO हो सकते हैं। ये बिलोंग करते हैं आपके हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश से। इनके पिताजी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अधिकारी हैं और बहुत ही टैलेंटेड। IIT में 2009 में इनकी रैंकिंग थी 24, ऑल इंडिया रैंकिंग, अनुज कालिया। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? SI यूनिट लुमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है? ऑप्शंस है मोल, केल्विन, कैंडला और डाइन। लुमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट है आपकी कैंडला। कैंडला इज द राइट आंसर ओवर हेयर। ऑप्शन C इज 100% करेक्ट इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लाइट ईयर? देखिए लाइट ईयर जैसे ही हमारे शब्द सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये यूनिट जो होगी वो लाइट की होगी, लेकिन नहीं। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है ना। तो इस चीज को मत भूलिएगा। पार्सेक भी जो है वो डिस्टेंस की ही यूनिट है। तो एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है ये हमें बताइए। 3 लाइट ईयर, 3.01, 3.26, 3.45। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, दैट इज 3.26 लाइट ईयर। एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 44, मोमेंटम इज अ टर्म इन फिजिक्स, इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मोमेंटम इसको फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से ना, फिजिक्स में। P इक्वल्स टू नथिंग बट mv। m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ऑलराइट, सो वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि v जो है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई किए वेक्टर से तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरल, W रोंटजन, न्यूटन या मार्कोनी। इसका सही उत्तर बताइए। एक्सरेज किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? इसका सही उत्तर है W रोंटजन।
एक्सरे, जो आज बहुत ही लार्ज स्केल पर मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट। जो डायमंड इतना ज्यादा चमकता है वो प्रकाश के कौन से फिनोमिनन के कारण चमकता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डाइफ्रैक्शन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इनफैक्ट डायमंड का जो डिजाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, उसका एंगल जो इस तरीके से होता है कि बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं और इसी के कारण डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है। हालांकि रिफ्लेक्शन भी उसमें यूज होता है, बट द अल्टीमेट फिनोमिनन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज 100% करेक्ट। और इसी के कारण हमें मृग तृष्णा जो दिखाई देती है, मिराज जिसको कहते हैं, वो भी इसी के कारण होता है ना। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी इज कॉल्ड। एसी से डीसी कन्वर्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्या कहते हैं? आमीटर, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर या गैल्वेनोमीटर। इसका सही उत्तर है रेक्टिफायर, ऑप्शन सी, 100% करेक्ट आंसर इन दिस केस। रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि द सब्सटेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर वायर। इलेक्ट्रिक हीटर जो हम यूज करते हैं घरों में, उसके वायर किस चीज के बने होते हैं? एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, पैलेडियम या ऑस्मियम। इसका सही उत्तर है नाइक्रोम, विच इज एन अलॉय, और इस अलॉय को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसमें करंट धीरे 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 फ्लो करता है और इसी कारण वो ग्लो भी करता है, जिसके कारण जिसमें हम खाना वाना भी बनाते हैं, तो ये नाइक्रोम का बना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कि नेम द प्लांट टिश्यू विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट। पौधों के जड़ों से लेकर के उनके पत्तियों तक पानी और मिनरल कौन सा टिश्यू पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, लेटरल टिश्यू या नन ऑफ दीज। का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू पेड़ पे नीचे से उनकी जड़ों से पानी और मिनरल पहुंचाता है उनके पत्तियों तक या तनाओं तक, जाइलम। फ्लोएम जो है वो ऊपर से पत्तियों जो द्वारा तैयार भोजन को नीचे तक पहुंचाता है, और जब दोनों को मिला देते हैं जाइलम और फ्लोएम को, तो दैट इज कॉल्ड वस्कुलर बंडल। आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा सीबीएसई बोर्ड में, जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर के वस्कुलर बंडल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 द ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, मैकमिलन, कार्ल लैंडस्टीनर और रॉबर्ट हू। इसका सही उत्तर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट इन दिस केस। ऑलराइट, चलिए, उम्मीद है ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एक बार फिर से कहता हूं कि इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा, ज्ञानवर्धक रहा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे बेहतर अभी तक 12 टेस्ट सीरीज में ला चुका हूं। उसमें से आप ये समझिए कि 50% आपका तैयार हो चुका है जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ ये वीडियो आपके लिए। जरूर शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या और भी सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको इसी तरीके से चीजें पसंद आती रहेंगी और मैं भी आपकी मदद करता रहूंगा। अगर कोई बात होती है, कोई क्वेरी होती है, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। जरूरत होगी तो वीडियो बनाकर भी आपकी मदद करेंगे। Thank you for watching and all the best. Subscribe Mahamana Education Hub. Don't forget to press the bell icon. Young ladies and gentlemen, thank you for watching and good luck as always. Namaskar once again.